हेलो बच्चों, कक्षा 9 का पाठ 4 सांवले सपनों की याद, जिसके की लेखक हैं जाबिर हुसैन। उसके प्रश्न उत्तर हम पढ़ते हैं। इसका सारांश हम पढ़ चुके हैं। अभी हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? कहानी आपने पढ़ी थी कि एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना से सालिम अली के जीवन की दिशा बदल गई। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार से जुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए और वो बर्ड वॉचर बन गए। दूसरा प्रश्न, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई? जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंके और उनके दुष्प्रभावों का उल्लेख किया था उन्होंने केरल की साइलेंट वैली में। यदि इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को न बचाया गया तो उससे नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा उन्होंने उनको लिख के दिया। तो प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देख करके चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई थी कि प्रकृति के बारे में कोई इतना सोचने वाला तो है। प्रश्न 3 था, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? अभी ये कहानी बताते समय जैसे कि उनकी पत्नी उनको बहुत जानती थी, उनकी सहेली थी, मतलब उनकी सहपाठी थी और उनकी बाद में पत्नी बनी, उनका ध्यान रखती थी। वैसे ही D.H. लॉरेंस कौन थे बच्चों? एक राइटर थे, कवि थे, इंग्लिश पोएट थे। उनको भी बहुत प्यार था चिड़ियों से। तो उनकी पत्नी से जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी से लोगों ने कहा कि आप अपने पति के बारे में कुछ लिखें। तो उन्होंने कहा, मैं अपने पति के बारे में क्या लिखूं? मैं अपने पति को जितना बिल्कुल नहीं जानती, उनको मुझसे ज्यादा तो वो जो चिड़िया मेरी बर्ड आती है छत पर, वो जानती है मेरे पति को। मतलब उनके छत पर कोई चिड़िया आती थी तो कवि जो था वो उन चिड़ियों से बातें करता था, पत्नी से ज्यादा वो चिड़ियों से बात करता था। तो ये घटना इनको याद आई जब इन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी। तो यहां पर कवि कह रहे हैं कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस की गौरैया से बहुत प्रेम है। वे अपना काफी समय गौरैया के साथ बिताते थे। गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसे व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा था। वो भी ये बताना चाहती थी कि मेरे पति का पक्षियों से कितना प्रेम है। ये बताने के लिए उन्होंने कहा कि मुझसे ज्यादा तो वो जो छत पे गौरैया आती थी वो मेरे पति को जानती थी। तो ऐसा ही कुछ सालिम अली के साथ भी था, इसलिए लॉरेंस का जिक्र यहां पर किया गया। अभी बच्चों आशय स्पष्ट करो, कुछ पंक्तियां दी हुई है, उनका आशय स्पष्ट करना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। पंक्ति है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। कौन? सालिम अली के बारे में कहा जा रहा है कि वो लॉरेंस की तरह ही नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक जिंदगी का प्रतिरूप, प्रतिरूप मतलब छाया। ये नेचर और सालिम अली की जिंदगी एक दूसरे का प्रतिबिंब थे, शैडो थे। क्या था? उत्तर देखिए इसका। लॉरेंस बनावट से दूर रहकर प्राकृतिक जीवन जीते थे। लॉरेंस जो थे वो भी जिस तरह से लॉरेंस बनावटी जीवन से दूर होकर के नेचुरल जीवन जीते थे, प्राकृतिक जीवन जीते थे, वे प्रकृति से प्रेम करते थे और उसकी रक्षा के लिए चिंतित रहते थे। इसी तरह सालिम अली ने भी प्रकृति की सुरक्षा, देखभाल के लिए प्रयास करते हुए सीधा और सरल जीवन जिया। मतलब ये भी प्रकृति की देखभाल करते थे, सुरक्षा का ध्यान रखते थे, जानकारी हासिल करते थे और उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री तक को पत्र लिख दिया था। तो लॉरेंस और सालिम अली की तुलना की गई है कि दोनों जो थे वो प्रकृति प्रेमी थे। दूसरी पंक्ति है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? यहां पर जब सालिम अली की मृत्यु हो गई तब ये बात लेखक कह रहा है, जाबिर हुसैन कह रहे हैं। तो कोई पक्षी अगर मर गया हो तो उसको कितना भी गीत सुनाया जाए, क्या वो जिंदा हो सकता है? नहीं। जो एक बार गया वो गया। इस दर्द को उन्होंने इस पंक्ति में बताया है कि मृत्यु ऐसा सत्य है जिसका प्रभाव स्वरूप मनुष्य सांसारिकता से दूर होकर चिर निद्रा और विश्राम प्राप्त कर लेता है। मतलब जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो इस सांसारिकता से वो दूर हो जाता है और चिर निद्रा में, चिर मतलब हमेशा के लिए, निद्रा और विश्राम की अवस्था में चला जाता है। उसका हंसना, गाना, चलना फिरना सब बंद हो जाता है। मौत की गोद में विश्राम कर रहे सालिम अली की भी यही स्थिति है। अब उन्हें किसी तरह से पहले की अवस्था में नहीं लाया जा सकता। हम चाह करके भी उनको जीवित नहीं कर सकते। वो चले गए तो चले गए। जो चला जाता है, मृत्यु हो जाती है, वो हमारे जीवन से हमेशा के लिए चला जाता है।
पंक्ति तीसरी देखिए, गा पंक्ति, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। ये क्यों कहा गया? टापू समुद्र में उभरा छोटा सा भूभाग होता है। समुद्र में छोटा सा आइलैंड जिसको आप बोल सकते हैं, या टापू उससे भी छोटा होता है, वो उभरा भूभाग होता है, जबकि सागर अत्यंत विशाल और विस्तृत होता है। सालिम अली भी प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट नहीं होते थे। उनके बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करके अथाह सागर सा बन जाना चाहते थे। तो इसीलिए उनको टापू ना कह के अथाह सागर कहा गया। उनकी जानकारी, उनकी इच्छा, उनका प्रकृति प्रेम सागर के समान था, अथाह था। प्रश्न 5, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताएं। जो पाठ आपने पढ़ा उसमें लेखक की भाषा शैली कैसी है वो आपको बताना है। सांवले सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली संबंधित विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या क्या इसमें विशेषता क्या है? मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है। आपको पहले भी बताया गया कि वो संस्कृत, उर्दू, हिंदी के जानकार थे, तो इसमें सभी तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जिंदगी, परिंदा, खूबसूरत, हुजूम, खामोश, सैलानी, सफर, तमाम, आखिरी, माहौल, खुद, ये सब उर्दू के शब्दों का प्रयोग है। संस्कृत के शब्दों की भी प्रचुरता है, जैसे संभव, अंतहीन, पक्षी, वर्ष, इतिहास, वाटिका, विश्राम, संगीतमय, प्रतिरूप, ऐसे संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है। और शब्दावली कैसी है? गंगा जमुनी शब्दावली कहा जाता है। गंगा जमुनी मतलब अलग अलग तरह की मिल जाती है यहाँ की, जैसे गंगा और जमुना का संगम होता है, ऐसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू का संगम है। और वे सगी बहने लगती हैं, जैसे अंतहीन सफर, अंतहीन सफर, अंतहीन हिंदी का शब्द, सफर उर्दू का शब्द। प्रकृति की नजर, प्रकृति हिंदी का शब्द, नजर उर्दू का शब्द। दुनिया संगीतमय, दुनिया उर्दू का शब्द, संगीतमय हिंदी का शब्द। जिंदगी को प्रतिरूप, जिंदगी जो है वो उर्दू का शब्द, प्रतिरूप हिंदी का शब्द। तो उर्दू और हिंदी को बिल्कुल मिला करके उन्होंने यहां पर प्रयोग किया है। तो ये इनकी भाषा की खूबसूरती है और यही इनकी भाषा की विशिष्टता है कि इन्होंने उर्दू और संस्कृत और हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया और साथ साथ उसको बिल्कुल मिला करके गंगा जमुनी शैली में प्रयोग किया है। मतलब साथ साथ प्रयोग किया, एक साथ उन्होंने युग्म शब्दों में एक तरफ संस्कृत, एक तरफ उर्दू, एक तरफ हिंदी, एक तरफ उर्दू का प्रयोग किया। क्या विशेषता है? जटिल वाक्यों का प्रयोग किया। यहाँ पर वाक्य जो लंबे लंबे वाक्य हैं, आपको संयुक्त जटिल वाक्य मिलेंगे। जाबिर हुसैन की वाक्य रचना बंकिम और जटिल है। वे सीधे सरल वाक्यों का प्रयोग नहीं करते। कलात्मकता उनके हर वाक्य, और हर वाक्य जो है उनका आर्टिस्टिक लिखा हुआ है। जब आप पाठ पढ़ेंगे इसका तब आपको ऐसा लगेगा। उदाहरण देख लो, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। मतलब भाषा कितनी खूबसूरत आर्टिस्टिक लैंग्वेज है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। मतलब भाषा सुंदर है, आर्टिस्टिक है और कैसी लंबे लंबे वाक्य हैं, जटिल वाक्य हैं। तो आपको प्रश्न के अनुसार उत्तर देना है। अगर 2 नंबर का प्रश्न आता है, 3 नंबर का प्रश्न आता है, तो आप 3 पॉइंट बना के लिखेंगे कि उर्दू, हिंदी, संस्कृत शब्दों का खूब प्रयोग किया इन्होंने। उर्दू, हिंदी, उर्दू, संस्कृत के मिले जुले युग्म शब्दों का प्रयोग किया। तीसरा, जटिल वाक्यों का प्रयोग किया। चौथा, बड़ी आर्टिस्टिक या बड़ी कलात्मक भाषा का प्रयोग किया। अब अगर आप ये कोई एक आध उदाहरण लिख सके, याद हो तो लिखे। 4 पॉइंट बनाकर अगर आप इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो आपको आराम से 3 नंबर मिल जाएंगे। अभी अलंकारों का प्रयोग भी किया उन्होंने। क्या क्या अलंकार क्या प्रयोग किया? इसी पाठ में उन्होंने गद्य में भी अलंकारों का प्रयोग किया बच्चों। उपमा, रूपक का प्रयोग किया। अब तो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। यहाँ पर उपमा अलंकार। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू के बजाय था सागर बन के उभरे, यहाँ रूपक अलंकार। रोमांच का सोता फूटता महसूस हो सकता है, रूपक अलंकार। तो आप लिख सकते हैं कि गद्यात्मक भाषा में भी अलंकारों का प्रयोग किया। फिर भावानुरूप भाषा, जैसा भाव वैसी भाषा। मतलब बिल्कुल भाव के अनुरूप इनकी भाषा होती थी। छोटे छोटे वाक्य जरूर हैं लेकिन उसमें भाव से भरे हैं। आज सालिम अली नहीं है। ये वाक्य देखो अपने आप में कितना सुंदर वाक्य है और कितने भाव इसके अंदर है कि यानी पता चल रहा है कि इस वाक्य से कि लेखक किस तरह, किस कदर उनको याद कर रहा है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? तो इस तरह के वाक्यों का प्रयोग किया है। प्रश्न 6, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा उसे आप अपने शब्दों में लिखिए। अब आपको अपने शब्दों में सालिम अली के बारे में लिखना है पाठ के आधार पर, जैसा कि लेखक ने पाठ में आपको बताया उसके आधार पर आपको उनका चित्र खींचना। तो आप लिख सकते हैं कि सालिम अली
एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे, साथ साथ वो प्रकृति प्रेमी थे। एक बार बचपन की घटना बता सकते हैं कि एयरगन से गौरैया को मारा, गौरैया घायल हो गई, तो उनको बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने उसका सुरक्षा का पूरा जिम्मा ले लिया, उसको देखने लगे और उसके बाद धीरे धीरे पक्षियों के प्रति इनकी जिज्ञासा बढ़ी और इनको प्रेम हो गया पक्षियों से। और फिर वो घूम घूम करके पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करते थे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मिले और उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप कृपया कुछ करें। वे प्रकृति की दुनिया के अथाह सागर बन गए थे, उनके पास बहुत ज्ञान था। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अभी एक प्रश्न है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी करिए। अब यहाँ जो शीर्षक है कहानी का, उसका नाम है सांवले सपनों की याद। अभी बच्चों आपको अगर हिंदी में और भी आपने कहानियां कविताएं पढ़ी हो, जो रंग होते हैं वो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। जब हम अच्छे लाल पीले वस्त्र, जैसे मैंने पहना हुआ है अभी, अगर ये पहना है तो मतलब मैं खुश हूं, और अभी मैं काला रंग पहन लूं, ग्रे कलर पहन लूं, तो एक उदासी सी चेहरे पर आ जाएगी। तो रंग जो है वो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, इसीलिए कहा जाता है अच्छे अच्छे रंग पहनो, डार्क कलर्स। और ये, या आपने देखा होगा कि कोई शोक का समय होता है तो लोग काले या सफेद कपड़े पहनकर जाते हैं। कोई खुशी का माहौल है, शादी है, तो लाल गुलाबी कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पर जो सांवले शब्द है, सांवले मतलब ग्रे कलर, तो हमारे सपने भी कैसे होते हैं, उजले और सांवले। उजले मतलब अच्छे खुशनुमा सपने, और सांवले मतलब गमगीन सपने, दुखी सपने। तो यहाँ सांवले सपनों की याद, वो सपने याद कर रहे हैं जो सांवले हैं। सांवले मतलब दुख देने वाले सपने हैं। सालिम अली की याद करना क्या अच्छा थोड़ी ना था। इस समय उनको जो याद आ रही है वो कैसी आ रही है, उनको उसमें दुख है कि वो चले गए, उनका वो मृत्यु की वो शव यात्रा याद आ रही है कि सालिम अली अब इस दुनिया से चले गए और अब वो लौट करके कुछ भी कर लो, वो लौट करके नहीं आएंगे। तो इसीलिए ये शीर्षक जो है ये पूरी तरह उपयुक्त है इस पाठ के लिए, क्योंकि इस समय वो उनकी याद कर रहे हैं, दुखी हैं, अवसाद से भरा हुआ उनका मन है। उत्तर पढ़ लेते हैं। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। इसे पढ़कर पाठक के मन में जिज्ञासा से आतुर हो जाता है कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, ये सांवले क्यों हैं, इन सपनों की याद में वो आतुर है आदि। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। वे सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे, वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ऐसे सपने हर किसी को नहीं आते, हर कोई पक्षी प्रेम में इतना डूब नहीं सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। यह शीर्षक सार्थक है किंतु गहरा रहस्यात्मक है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। मतलब बहुत सुंदर शीर्षक है। सांवले सपने, एक तो वो सपने जो दुख देने वाले हैं, वो सपने जो सालिम अली ने और देखे होंगे कि अभी और देखे, लेकिन वो इस दुनिया से चले गए। और इस शीर्षक को देखते ही पाठक के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, कौन से सपने, किसके सपने, क्या सपने, तो उसका मन करेगा इसको पढ़ने। तो ये शीर्षक पूर्णतया उपयुक्त है। अब यहाँ बच्चों ये पाठ प्रश्न नहीं आ सकता, लेकिन आपसे एक अनुच्छेद लिखा जा सकता है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आप क्या कर सकते हैं। वही वैसा ही ये प्रश्न है कि प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान देंगे, तो आप क्या कर सकते हैं। आप इस पाठ का उदाहरण देते हुए आप लिख सकते हैं कि हम अपने आसपास खाली जमीन पे पेड़ पौधे लगाएंगे, उनको काटने से बचाएंगे, उस पर बैठे पक्षियों का हम ध्यान रखेंगे, उनके घोंसले कहीं उजड़ने ना पाए। फिर पानी को दूषित नहीं होने देंगे, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है उससे पौधों को बचाएंगे, प्लास्टिक का प्रयोग कम करेंगे, कूड़ा करकट इधर उधर नहीं करेंगे, और बाजार की जो वस्तुएं हैं उनका प्रयोग कम करेंगे। सूखे पेड़ पौधे पत्तियां उनको इकट्ठा करके हम खाद बनाएंगे, जो बाहर की खाद है उनसे हम अपने पौधों को बचाएंगे। इस तरह से हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। अभी बच्चों यहाँ कुछ छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जिसको हम पढ़ लेते हैं, हो सकता है कोई आपको आपके एग्जाम में मिल जाए। प्रश्न देखिए, सांवले सपनों का हुजूम कहाँ जा रहा है, उसे रोकना संभव क्यों नहीं। हुजूम मतलब भीड़,
सांवले सपनों का हुजूम, मतलब सपने हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, आए जा रहे हैं एक के बाद एक। और वो कहाँ जा रहे हैं, उनको रोकना संभव क्यों नहीं है। पहली जो पंक्तियां हैं उसमें ये वाक्य है, तो सांवले सपनों का हुजूम मौत की खामोश वादियों की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, सांवले मतलब वही गम वाले सपने, वो किधर जा रहे हैं, मौत की वादियों में जा रहा है। इसे रोकना संभव नहीं। सालिम अली जा रहे हैं, अपनी यात्रा पर है, अब उनको हम चाह कर भी रोक नहीं सकते, क्योंकि इस वादी में जाने वाले वे होते हैं जो मौत की गोद में विश्राम कर रहे होते हैं। ये अपना जीवन जी चुके हैं, अब उनको हम चाह कर भी वापस नहीं ला सकते। मौत की खामोश वादी किसे कहा गया, जब किसी की मृत्यु हो जाती है मुसलमानों में, तो उसको ले जाकर कब्रिस्तान में गाड़ दिया जाता है जमीन के अंदर, तो उस कब्रिस्तान को मौत की वादी कहा गया कि अब उनको अंतिम यात्रा पर ले जाया जा रहा है। और इस घाटी के प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली को ले जाया जा रहा है, जो लगभग 100 वर्ष की उम्र जी करके कैंसर नामक बीमारी के शिकार हुए और मृत्यु की गोद में चले गए। तो बच्चों, अपनी भाषा में लिखना है, पाठ आपने एक बार पूरा पढ़ा हुआ है, अर्थ और सारांश आपको पता है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। सालिम अली के इस सफर को अंतहीन क्यों कहा गया, अंतहीन खत्म क्यों नहीं होगा। सालिम अली के इस सफर को इसलिए अंतहीन कहा गया क्योंकि इसके पहले वाले सफर में भी सालिम अली जब पक्षियों की खोज पे निकलते थे तो वो देखते देखते जड़ी दुर्लभ जानकारियां लेकर लौट आते थे, परंतु इस सफर का कोई अंत नहीं है। अब सालिम अली शायद लौट नहीं सकेंगे, ये अंतिम सफर है, इसीलिए इसको अंतहीन कहा गया, जिसका अंत नहीं है। मृत्यु की गोद में सोए हुए सालिम अली की तुलना किससे की गई, मृत्यु की गोद में सोए हुए सालिम अली की तुलना उस वन पक्षी से की गई है जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा। एक पक्षी है, कोई काल्पनिक पक्षी है जिसने अपना गीत गाया आखिरी और मृत्यु की गोद में सो गया। उस पक्षी से सालिम अली की तुलना की कि सालिम अली ने पक्षी विज्ञान का इतनी जानकारी इकट्ठा करी, लोगों को बताया, अपने गीत गाए, अपने लेख लिखे और उसके बाद वो अपने एक अंतहीन सफर पर चले गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई और अब वे पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र नहीं कर सकेंगे। सालिम अली की दृष्टि में मनुष्य क्या भूल करते हैं, उन्होंने इसे भूल क्यों कहा। अभी सालिम अली ने अपने उसमें लिखा कि ये मनुष्य की भूल है, तो उन्होंने इसको भूल क्यों कहा। सालिम अली की दृष्टि में मनुष्य यह भूल करता है कि लोग पक्षी, जंगल, पहाड़ों, झरनों, अवसारों आदि को आदमी की निगाह से देखता है। उन्होंने उसे भूल इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य पक्षियों, नदी, झरनों को इस दृष्टि से देखता है कि इससे इसका कितना स्वार्थ पूरा हो सकेगा, वो प्रकृति की दृष्टि से नहीं देखता। हम जब पेड़ पौधे, झरने देखते तो उसे अच्छा, अरे वाह, ये झरना तो बड़ी ऊंचाई से गिर रहा है, इससे तो हम बिजली बना सकते हैं, अरे ये पेड़ तो बड़ा अच्छा है, इससे तो हम बढ़िया फर्नीचर बना सकते हैं, ये प्रकृति, यहाँ पर तो मौसम बहुत अच्छा है, पानी बहुत अच्छा है, इसको काटो, यहाँ हम अपनी फैक्ट्री बना सकते हैं। तो हम मनुष्य की दृष्टि से देखते हैं, हम प्रकृति की दृष्टि से नहीं देखते, हम अपने स्वार्थ की दृष्टि से प्रकृति को देखते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है। अगर आप अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकृति को नष्ट करोगे तो एक दिन ये प्रकृति आपको नष्ट कर देगी, और वो हो रहा है बच्चों। हम जो ग्लोबल वार्मिंग में जी रहे हैं, जो इतनी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, साइक्लोन, भूकंप एक्स्ट्रा ज्यादा आ रहे हैं, वो इसी का कारण है, क्योंकि हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी है। बर्ड वॉचर किसे कहा गया और क्यों। बर्ड वॉचर प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली को कहा गया क्योंकि सालिम अली जीवन भर पक्षियों की खोज करते रहे और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित रहे। वे अपने सुख दुख की चिंता किए बिना आंखों पर दूरबीन लगाए पक्षियों से जुड़ी जानकारी एकत्र करते थे। वो पक्षियों की जानकारी, पक्षियों से का कोई फायदा नहीं उठाते थे। ये नहीं कि मारा बर्ड को और भून करके खा लिया, वो पक्षियों से कोई फायदा नहीं उठाते थे, कोई स्वार्थ नहीं देखते थे। वो उनके लिए जानकारी जुटाते थे, और अगर कहीं कोई कष्ट किसी पक्षी को है तो उसको दूर करने का, उसकी सुरक्षा करने का काम वो करते थे। अभी वो पक्षी प्रेमी के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी थे। पाठ के आधार पर आपको प्रूव करना है। तो आपको वो घटना याद है कि जब उन्होंने साइलेंट वैली, केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान की गर्म हवाओं से बचाने की बात लिखी, कही, और वो चौधरी चरण सिंह से मिले, तो यही उसका उदाहरण है। क्योंकि वो प्रकृति, केवल पक्षी प्रेमी नहीं थे, वो प्रकृति को भी बचाना चाहते थे। और ये बात सोच करके हमारे प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई कि किसी ने प्रकृति के बारे में इतना सोचा। तो तहमीना कौन थी, उन्होंने सालिम अली की किस तरह मदद करी। तहमीना उनकी सहपाठनी थी, साथ में पढ़ती थी, बाद में उनकी पत्नी बनी, और वह उनके पक्षी प्रेम में कोई बाधा नहीं बनती थी, उनकी मदद करती थी। उन्होंने सालिम अली का साथ दिया और प्रकृति से जुड़ने में उनकी मदद करी। एक प्रश्न यहाँ देखिए बच्चों, सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर बताइए कि सालिम अली को नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप क्यों कहा गया। नैसर्गिक कहते हैं प्राकृतिक, नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप, प्रतिरूप मतलब इमेज,
बिल्कुल मिरर इमेज। उनको ऐसा क्यों कहा गया? सालिम अली महान पक्षी प्रेमी थे, इसके अलावा वे प्रकृति के से असीम लगाव रखते थे। वे प्रकृति के इतना निकट आ गए थे कि ऐसा लगता था कि उनका जीवन प्रकृतिमय हो गया है। प्रकृति और सालिम अली का जीवन एक हो चुका था। सालिम अली प्रकृति के प्रभाव में आने के कायल नहीं थे, वे प्रकृति को अपने प्रभाव में लाना चाहते थे। वो प्रकृति का प्रभाव खुद लेना चाहते थे। पक्षी प्रेम के कारण वे पक्षियों की खोज करते हुए प्रकृति के और निकट आ गए। नदी, पहाड़, झरने, विशाल मैदान, दुर्गम स्थानों से उनका गहरा नाता था। जिंदगी में अद्भुत सफलता पाने के बाद भी वे प्रकृति से जुड़े रहे। इस तरह उनका जीवन नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गया। जब किसी को सफलता मिल जाती तो वो कहता जाए ना भाड़ में प्रकृति, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो प्रसिद्ध हो गए, लेकिन फिर भी प्रकृति प्रेम उनका जो था वो असाधारण था। इसीलिए उनको नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप माना जाता है। केवल पक्षी प्रेम नहीं था, प्रकृति से भी प्रेम था। यहां पर आप चौधरी चरण सिंह का उदाहरण देकर के इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर और कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपने पढ़े, समझे, और आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। आप इसके कोई भी प्रश्न उत्तर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिए और पढ़ाई अपनी करते रहिए। गुड बाय।